हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नई वीडियो में। आज हम यूपी पीसीएस से रिलेटेड मेंस की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में मेंस के जितने भी पेपर हैं तो उनके सभी वन बाय वन टॉपिक कराए जाएंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, मेंस में जितने भी पेपर होते हैं तो उसमें से जो पहला पेपर है यूपी पीसीएस मेंस का जो पहला पेपर होता है उसमें इंडियन सोसाइटी का जो पोर्शन है सबसे पहले हम उसको कवर करेंगे। तो इसका ये लेक्चर 1 होगा इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड। और इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है क्षेत्रवाद, यानी क्षेत्रवाद को हम पढ़ेंगे। स्पेशली जो वीडियो आएंगे उसमें टारगेट किया जाएगा यूपी पीसीएस मेंस को। बाकी ये वाले टॉपिक यूपीएससी में भी आते हैं तो उसमें भी मतलब उसके लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं या कवर कर सकते हैं यहाँ से। वीडियो शुरू करने से पहले आगे इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेंस में 2018 से, क्योंकि 2018 में यूपी पीसीएस का पैटर्न चेंज हो गया था और वर्तमान 2023 तक किस प्रकार के क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी से पेपर फर्स्ट में पूछे जा चुके हैं। तो अगर बात की जाए तो 2021 में जो है परीक्षण करें कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकीकरण को कैसे प्रभावित करता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। और 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। तो अब तक 2018 से और 23 तक ये दो क्वेश्चन जो है क्षेत्रवाद से आ चुके हैं यूपी पीसीएस मेंस में। अब इसी से रिलेटेड हमें कुछ ऐसा पढ़ना है कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए क्षेत्रवाद से रिलेटेड और हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये हमारा इंटेंशन रहेगा इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम क्षेत्रवाद को साधारण शब्दों में जो है समझें तो उसमें कुछ इस प्रकार का है, जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने ही क्षेत्र विशेष को सर्वोपरि मान लेता है और उसका ही व्याख्यान करने लगता है अपने क्षेत्र को, चाहे वो भाषा के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, मतलब किसी भी आधार पे जो है अपने क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो उसके अंदर उसके दिमाग में क्या अवधारणा है? क्षेत्रवाद। जैसे राष्ट्रवाद होता है जिसमें व्यक्ति राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है और इसमें व्यक्ति अपने क्षेत्र को, जहाँ पे वो रहता है, उसको सर्वोच्च मानता है। तो इसकी अगर परिभाषा देखें तो क्या है? यह एक ऐसी अवधारणा है जो आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, भाषाई, वैचारिक तथा सांस्कृतिक रूप से क्षेत्र विशेष को ही सर्वोपरि मानती है। यानी कोई व्यक्ति अपने यहाँ की भाषा को लेकर, धर्म को लेकर, विचार को लेकर, संस्कृति को लेकर, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से अपने जहाँ पे वो रहता है उस जगह को ही सर्वश्रेष्ठ मानेगा और अपने भूभाग को सीमित कर देता है। यानी वो उसी एरिया को मानता है कि यही है सब कुछ जो भी है, बाकी अन्य क्षेत्र इसके मुकाबले कम है। तो अपने क्षेत्र को ही वो सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे उसकी वैचारिक जो शक्ति है वो सीमित हो जाती है, उसका सोचने का जो दायरा है वो एक क्षेत्र विशेष को लेकर ही होता है। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कारक हैं, ऐसे कंपोनेंट हैं, घटक हैं जो उसकी मेंटलिटी को डिसाइड करते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है क्षेत्रवाद के समय। तो यहाँ पे कुछ कारक दिए गए हैं। जैसे अगर हम देखें तो पृथक भाषा, कोई भाषा हो सकती है, जैसे कोई व्यक्ति तेलंगाना में रहता है तो उसकी तेलुगु भाषा है, तो अपने क्षेत्र को वो तेलुगु भाषा जानता है। तो उत्तर भारत में अगर वो आएगा तो हिंदी भाषा और अपने में कंपेयर करेगा तो हो सकता है वो ऐसा विचार करे कि हमारा क्षेत्र अच्छा है क्योंकि हमें वहाँ की लैंग्वेज समझ में आती है। तो भाषा के आधार पे हो सकता है। धार्मिक पहचान, जैसे कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति है धार्मिक रूप से तो अपने ही धार्मिक समुदाय में उसको रहना अच्छा लगता है, तो धार्मिक पहचान हो सकती है। कोई जाति विशेष हो सकती है, जैसे आज भी आपने देखा होगा कि भारत को गांव का शहर, मतलब गांव का देश बोला जाता है। तो ऐसे ही शहरों में अगर बात की जाए भारत के अंदर तो विभिन्न जाति वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन गांव में आज भी
स्पेशली कुछ जाति समूह ही निवास करते हैं। तो वैसा प्रचलन गांव में आज भी चला आ रहा है। इसके साथ साथ भौगोलिक लगाव हो सकता है, जैसे कुछ लोग शुरू से ही बचपन से ही पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में रहे हैं तो वहाँ से उनको लगाव हो सकता है। कुछ लोग मैदानी क्षेत्र में रहे हैं, प्लेन्स में, तो वहाँ से लगाव हो सकता है, तो उसको वो अच्छा मानेंगे। ऐसी आर्थिक पिछड़ापन ये भी कारण हो सकता है। राजनीतिक दलों का उदय, भूमिपुत्र का सिद्धांत, यानी कुछ लोग ये मानते हैं कि हमने यहाँ पे जन्म लिया है तो अब मृत्यु भी यहीं पे होगी और हम आजीवन यहीं निवास करेंगे। तो एक ही जगह के मतलब वो व्यक्ति हो जाते हैं, उससे बाहर वो निकलना नहीं चाहते। इसके साथ साथ क्षेत्रीय संस्कृति और रीति रिवाज, कहीं पे कोई कल्चर है, चाहे वो ड्रेस का हो, चाहे वो खान पान का हो, तो इस तरीके से भी वो अपने आप को क्षेत्रवाद में सीमित कर लेते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी अब घटना घटित होती है तो उसके दो इम्पैक्ट होते हैं, दो प्रभाव देखे जाते हैं। एक को हम पॉजिटिव और एक को नेगेटिव बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए क्षेत्रवाद में तो कुछ इस प्रकार से हमने डिवाइड किया है, एक तो नकारात्मक पहलू होंगे उसके और एक सकारात्मक। अगर इसमें सकारात्मक पहलू हैं तो वो हमारी सोसाइटी यानी समाज के लिए अच्छा है, लेकिन नकारात्मक पहलू हैं तो हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। और मेनली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है तो आपसे नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए कहेगा। तो देखें नकारात्मक पहलू क्या है, जैसे क्या प्रभाव पड़ेगा। उग्रवाद का उदय, यानी वहाँ के लोग अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान को लेकर विशेष रूप से एग्रेसिव, उग्र हो सकते हैं कि नहीं हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ऐसी उनकी मेंटलिटी, विचारधारा बन सकती है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। इसी के साथ एकता को खतरा, अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य में रहता है तो वो ये बोलेगा कि मैं उस राज्य का निवासी हूँ, तो वो दूसरे स्टेट या राज्य को थोड़ा कम आंकेगा, उसका आकलन अपने से कम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ वो यूनिटी को, देश की जो यूनिटी है, एकता है, उसको ख़त्म कर रहा है। इसी के साथ राष्ट्र तथा विदेशी या विदेश नीतियों के लिए चुनौती, तो राष्ट्र को भी नहीं मानेगा, नेशनल पॉलिसीज़ हैं उनको भी नहीं मानेगा, और जो विदेश नीति हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, उनको भी नहीं मानेगा। इसी के साथ साथ मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करना, यानी बहुत सारे राइट्स होते हैं लेकिन वो अपने आपको एक ही जगह सीमित कर लेगा, तो FRB उससे क्या होंगे, मतलब उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसी के साथ साथ संवैधानिक लोकाचार के विरुद्ध, तो ये क्या है, एक संविधान के विरुद्ध भी है। इसी प्रकार कुछ अन्य पॉइंट भी हैं तो उनको भी देखते हैं नकारात्मक पहलुओं में। जैसे और क्या क्या हो सकता है, तो सरकारी नीतियों में बाधा बन सकता है। जैसे मान लो कहीं से हाईवे निकल के जा रहा है तो वो अपने उस क्षेत्र विशेष में उसको निकलने नहीं देगा, क्योंकि हो सकता है उसके मतलब जो एग्रीकल्चर का एरिया है या वहाँ पे जो ट्रेडिशंस ऑफ हाउस है, घर का जो स्ट्रक्चर जिस तरीके से बने हुए हैं, अगर वो टूट जाएं उस रास्ते के बनने से या और भी कुछ प्रभावित होता है, तो इसमें भी वो बाधा उत्पन्न करेगा। अगला पॉइंट क्या है, सांस्कृतिक, धर्म, जाति, समुदाय, भाषा आदि के आधार पर अन्य क्षेत्र या राज्य में मतभेद पैदा कर देगा, यानी वो अपने क्षेत्र को और दूसरे क्षेत्र का आकलन करेगा। इस तरीके से मतभेद हो सकता है। अलगाववाद की नीति को बढ़ावा, यानी एक क्षेत्र विशेष अलग रहेगा, उसकी मेंटलिटी अलग रहेगी बिल्कुल, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में, जो सकारात्मक पहलू हैं, तो वो क्षेत्रवाद के क्या हो सकते हैं। तो पहला अगर हम पॉइंट देखें यहाँ पे तो है सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व कैसे, जैसे आपने देखा होगा गांव में या किसी क्षेत्र विशेष में यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है, एकता बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी कभी आपने देखा हो झगड़ा हो गया या और कुछ बात हो गई तो तुरंत लोग एक हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं, समाधान निकालते हैं। जबकि शहरों में
पड़ोसी को ही पड़ोसी से कोई मतलब नहीं होता। तो ये भी एक सकारात्मक पहलू है, यानी मदद के लिए लोग तैयार होते हैं। तो इसमें हम बोल सकते हैं किसी विशेष क्षेत्र की समस्या व उसके तीव्र समाधान, यानी लोग तुरंत एकजुट हो जाएंगे और जो भी समस्या आई है उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता। दूसरा अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा, जैसे क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा। जैसे गांव में लोग रहेंगे तो सड़क क्यों नहीं बनी, प्रधान से जाके कहेंगे, पानी क्यों नहीं आ रहा, लाइट क्यों नहीं आ रही, तो सब एकजुट रहेंगे, तो उन पर चर्चा होगी, बहस होगी और कार्रवाई होगी कि क्या किया जाए। जबकि शहर में सभी इंतज़ार करेंगे कि गवर्नमेंट ही खुद करेगी। थर्ड अगर देखें तो प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा। तो एक ये भी रहेगा, जैसे किसी प्रधान ने एक अच्छा रोड बनवा दिया तो दूसरा भी कोशिश करेगा मुझे और अच्छा बनवाना है, उस तरीके से ऐसे भी प्रभाव देखे जा सकते हैं। आगे जैसे समस्याओं को एकजुट होकर समाधान करने के लिए प्रेरित करता है क्षेत्रवाद। इसके साथ साथ विशेष संस्कृति सभ्यता को सुचारू रखने में मदद करता है। जैसे अगर हम देखें जो ट्राइब्स एरिया होता है, जनजातीय क्षेत्र, तो उनका एक अलग ही कल्चर है, तो क्षेत्रवाद उसको बनाए रखने में योगदान करता है। आगे आगे हम बात करते हैं क्षेत्रवाद को व्यक्त करने के तरीके, कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं कि कहाँ पे क्षेत्रवाद है। तो अगर बात की जाए किसी निश्चित क्षेत्र में अलग राज्य की मांग करना, तो कोई विशेष क्षेत्र होगा वो अलग राज्य की मांग करेगा। जैसे असम में बोडो ट्राइब्स है, वो बोडोलैंड की मांग कर रही है। राजस्थान गुजरात वाले महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो भील ट्राइब्स के लोग हैं, भील जनजाति, तो भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। तो ये कुछ अलगाववाद या क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने जैसी बातें हैं। आगे प्राकृतिक संसाधन व सभ्यता के आधार पर अलग होना, यानी कोई बोले हम अलग प्रजाति के हैं, अलग ट्राइब्स के लोग हैं, तो हमें अलग कर दो, जैसे ही बताया था बोडोलैंड की जो मांग है असम में। तीसरा पॉइंट, किसी क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करना, ये भी क्षेत्रवाद का एक पहलू हो सकता है। किसी क्षेत्र को भारतीय संघ से अलग करने की मांग करना, हमें भारत से अलग कर दो, ये भी है क्षेत्रवाद का ही उदाहरण। लेकिन ये जो फोर्थ वाला है ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में, संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी क्षेत्र भारत से अलग नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रवाद की विशेषताओं के बारे में। तो जैसे क्या विशेषता या फीचर्स हो सकते हैं वहाँ के, तो संकीर्ण मानसिकता एवं आचरण का परिचायक, यानी सीमित सोच हो सकती है, ऐसा बोला जा सकता है। क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा, तो एक क्षेत्र में एक राजनीतिक पहलू ज़्यादा रहेंगे, बाकी उनको बाहर की राजनीति से इतना मतलब नहीं होगा। एक प्रकार की भावना होगी सबकी और एक ही प्रकार की मनोवृत्ति, मन के भाव होंगे सबके। किसी विशेष स्थान पर रहने वाले स्वार्थों से प्रेरित होंगे, यानी उनके खुद के कुछ स्वार्थ या लाभ या हित होंगे, बाकी अन्य लोगों से उनको इतना कुछ मतलब नहीं होगा। क्षेत्रीय उप संस्कृति की सुरक्षा एवं संवर्धन पर बल, वो अपने विशेष क्षेत्र की ही केवल सुरक्षा और संवर्धन के लिए कार्य करेंगे। राष्ट्रीय हितों और आदर्शों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, यानी ऐसा प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं, राष्ट्र के हितों पर इसका प्रभाव कैसा है, प्रतिकूल, जो कि गलत है। मानव व्यवहार व रहन सहन के स्तर को सीमित करती है, यानी एक ही तरीके का खान पान, रहन सहन, विचार, भाषा, बोली, वो सब लिमिटेड होगा, सीमित होगा। क्षेत्रीय भाषा को बनाए रखने व राष्ट्रीय भाषा का विरोध करती है। जैसे बताया था कोई भी एक राज्य है तो वहाँ पे वो अपनी ही भाषा को ज़्यादा वैल्यूएबल मानेंगे। अगला कुछ ऐसे हो सकता है कि इतिहास व उससे संबंधित पृष्ठभूमि को सुरक्षित रखने पर जोर दिया जा सकता है, यानी वहाँ पे विशेष कोई कल्चर रहा हो, कोई मॉन्यूमेंट हो, ऐतिहासिक इमारत हो, तो उसको संरक्षित करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे।
और क्षेत्रीय विकास पर अधिक बल दिया जाएगा। तो ये कुछ क्षेत्रवाद की विशेषताएं हैं। अब क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि क्षेत्रवाद को कैसे रोका जाए, तो इसके क्या सॉल्यूशन है, क्या उपाय हैं। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि सरकारी जो नीतियां हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, वो क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास को ध्यान में रखकर तैयार की जाए। यानी वहाँ पे किस प्रकार की नीड है उसी प्रकार से पॉलिसीज़ को तैयार करना है। दूसरा बोल सकते हैं क्षेत्रीय लोगों को भी समान सरकारी आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाएं। अगला, क्षेत्रीय भाषा संस्कृति को समान सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। यानी उनकी भाषा, उनके कल्चर को भी महत्व दिया जाए। किसी योजना को जबरन थोपने के बजाय वहाँ की समस्याओं को समझकर योजना तैयार की जाए। ये भी अच्छी बात है कि वहाँ पे क्या समस्या है उसी के हिसाब से योजना तैयार की जाए। क्षेत्रीय संस्कृति, समाज, प्रथाओं को देश की संस्कृति, समाज, प्रथाओं से जोड़ा जाए। यानी उनके कल्चर को भी देश का कल्चर माना जाए। तो इस प्रकार से क्षेत्रवाद को रोका जा सकता है। अब किसे हम क्षेत्रवाद नहीं बोल सकते, जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो अपने देश, अपने क्षेत्र, अपने इलाके, अपने राज्य के प्रति वफादार रहता है तो वो क्षेत्रवाद नहीं है। यानी वो उसको महत्व देता है, उसका सम्मान करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने राज्य और क्षेत्र पर गर्व करता है तो वो भी क्षेत्रवाद नहीं है। अपने राज्य, क्षेत्र विशेष की प्रगति के लिए कार्य करता है तो वो भी क्षेत्रवाद नहीं है। स्थानीय क्षेत्रीय मांगों को उठाता है, जैसे उसके यहाँ पे क्या समस्या है उसको अगर वो उठाता है तो वो भी क्षेत्रवाद नहीं है। वो बता रहा है अपने यहाँ की समस्याओं को। अपनी सभ्यता, संस्कृति का गुणगान करता है तो वो भी क्षेत्रवाद नहीं है। यानी वो अपने कल्चर को जो है महत्व देना चाहता है। अपनी प्रथाओं को मान्यता एवं उन्हें बचाने के कार्य करता है। अगला, अपनी स्थानीय भाषा एवं पहनावे को बनाए रखता है तो ये भी क्षेत्रवाद नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्षेत्रवाद क्या नहीं है, टिप्पणी कीजिए। तो इस तरीके से तो इन पे ये कीवर्ड्स मान के और इसको और डिटेल से आप लिख सकते हो। आई होप कि वीडियो समझ में आ रही होगी। जिस तरीके से नोट्स तैयार किए गए हैं तो इससे सीधे सीधे क्वेश्चन मेंस के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है लाइक कीजिएगा और भी लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे अब लास्ट में हम इसमें ये देखते हैं कि निष्कर्ष क्या होगा क्षेत्रवाद का। अब लास्ट चर्चा कर लेते हैं, कंक्लूजन क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा क्षेत्रवाद के ऊपर अगर लिखा जाए, क्या निष्कर्ष लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक समझदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए इस बात को समझना होगा कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, ना कि गुजराती, मराठी, बंगाली। तो हम जो है इसको हमें समझना होगा कि जो है राष्ट्र सर्वोपरि है, ना कि कोई राज्य। इसी प्रकार व्यक्तिगत हितों को नज़रअंदाज करते हुए राष्ट्र के संप्रभुता, एकता और अखंडता का सम्मान करना होगा। तो वही वाली बात है कि राष्ट्र जो है, नेशन जो है फर्स्ट है। अगला, वही क्षेत्रवाद का स्वरूप विकास से जुड़ा है और लोगों को विकास के लिए प्रेरित करता है तो यह उचित है। अगर क्षेत्रवाद जो है लोगों का विकास कर रहा है और उस क्षेत्र का भी विकास कर रहा है तो ये सही है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि क्षेत्रवाद राष्ट्रवाद से ऊपर नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ कंक्लूज़न हम लिख सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। सर्दी का समय है तो बोलने में, आवाज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो भी शब्दों की मिस्टेक हुई है उसके लिए माफ़ करना। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही मेंस के UPPCS के टॉपिक जो भी हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबको कंप्लीट करना है। तो धीमे धीमे इस पे वीडियो आती रहेंगी। फ़िलहाल हम इंडियन सोसाइटी को कवर कर रहे हैं जो कि मेंस के पेपर फर्स्ट का भाग है।
Thank you for watching this video. Have a good day.